So आप लोग देखते, so if you see nowadays the ROC is free from all the duties. Why I'm mentioning this? Because you see that all the forms, all the routine forms are shifted to CPC. There is a new department, Central Processing Center. So they have established a new department for processing the day-to-day forms, routine forms, and everything. For incorporation, we have a separate department. We used to call it CRC. And for strike of the company, then again there is a department at Manesar only for striking of the company. सो आरओसी के जो रूटीन काम्स थे उनको फ्री कर दिया गया है. नाउ दे आर फ्री टू टेक द एक्शंस फॉर द नॉन कंप्लायंसेस. इफ यू सी मिनिस्ट्री हैज अडॉप्टेड वर्जन 3 आल्सो. वर्जन 3 में बहुत सारे एआई फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं. अभी आप देखोगे कि द मोमेंट अगर जैसे आप देखते हो इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी डिफॉल्ट आता है, मींस आपकी सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने कुछ और रिपोर्ट की है, आपने अपनी इनकम टैक्स में कुछ और रिपोर्ट कर दी, डिफरेंस किया, या कुछ भी मिसमैच होता है, एआईएस टीआईएस से आपका मैच नहीं कर रहा है आपका इनकम टैक्स, तुरंत आपको एक नोटिस शूट होता है दैट देयर इज अ मिसमैच इन दिस पर्टिकुलर इनकम. या टीडीएस में आपका अदर सोर्सेज से टीडीएस डिडक्ट हुआ, आपने बिजनेस इनकम बुक किया, अदर सोर्सेज इनकम बुक नहीं किया, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, आपने बिजनेस इनकम बुक नहीं किया. सो वी आर गेटिंग सो मेनी नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. लाइकवाइज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज सेट अप अ सिस्टम फॉर द कंपनीज आल्सो. सो अब आप देखोगे कि कुछ भी अगर मिसमैच होता है रिटर्न में, आपने एओसी 4 में लोन्स की फिगर्स एंटर की और आपने डीपी 3 फाइल नहीं किया, सो यू विल बी गेटिंग अ नोटिस. आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है. अभी आपने देखा होगा सीएसआर पे अभी से नोटिस आने शुरू हो गए हैं. इस ईयर के सीएसआर फॉर्म के नोटिस ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं. सो लाइकवाइज द आरओसी इज फ्री टू टेक द एक्शंस अंडर सेक्शन 454. एजुकेशन प्रोसीडिंग्स विल बी स्टार्टेड. अब सर मेजर क्वेश्चन आता है जब हम कंपाउंडिंग और एजुकेशन को देखते हैं. बोथ द सेक्शंस आर सिमिलर. बोथ द सेक्शंस आर सिमिलर मींस थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अब आप देखो कि हमको ये सिलेक्ट करना है आपका किस सेक्शन में आपको कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करना है, किस सेक्शन में आपको एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है. तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे, पहले मैं आपको उन सेक्शन से लिंकअप करता हूँ जो हमारे डेली रूटीन की सेक्शंस हैं और जहां पर नॉन कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं. तो आप लोगों के लिए रेलिवेंट सेक्शन है सेक्शन अगर हम बात करें होल्डिंग ऑफ एजीएम, सेक्शन 96. अब प्रॉब्लम क्या आता है, आप लोग, हम सब लोग अगर अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, टैक्सेशन में हम लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार क्लाइंट का डेटा लेट आया या कुछ हुआ, यूडेन हम टाइम से जनरेट नहीं कर पाए. तो अगर यूडेन टाइम से जनरेट नहीं हुआ, आपको एजीएम 30 सितंबर से पहले पहले एजीएम अपनी शो करनी है. अब हम क्या करते हैं, एजीएम 30 सितंबर के बाद हम दिखा नहीं सकते. व्हाट वी डू, हम या तो अनसाइंड बैलेंस शीट्स को अपलोड करा रहे हैं या फिर हम विदाउट यूडेन बैलेंस शीट को अपलोड कर रहे हैं. सो विच इज एक्चुअली अ नॉन कंप्लायंस. एंड कंपनीज एक्ट में अगर आप इस तरह की चीज कर रहे हैं तो सेक्शन 96 के डिफॉल्ट को बचाने के लिए हम 129 एंड 137 का डिफॉल्ट कर रहे हैं. तो बेटर हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी क्लाइंट का डेटा लेट आता है या हम एजीएम के बाद हम उसको यूडिन जनरेट कर पाते हैं, तो रेदर देन नॉन कंप्लायंस ऑफ बैलेंस शीट हम अनसाइंड बैलेंस शीट लगाएं या हम विदाउट यूडिन बैलेंस शीट लगाएं, बेटर दैट कि हम उसको कंपाउंडिंग के लिए सजेस्ट करें कि आप सेक्शन 96 का कंपाउंडिंग कराइए. एटलीस्ट व्हाट विल हैपन कि आप अपने ऊपर लायबिलिटी ले रहे हो. क्लाइंट के कुछ पैसे बचाने के लिए हम प्रोफेशनल्स अपने ऊपर लायबिलिटी ले लेते हैं. तो बेटर दैट वी सजेस्ट देम कि आप लोग कंपाउंडिंग कराएं. एंड दीज टू सेक्शंस 441 and 454 are actually helpful for all the professionals. These are the gray areas in the companies act, if you see. So first of all, you suggest that okay, you should go for the compounding. अब सर मैंने कंपाउंडिंग बोला इस सेक्शन में, एजुकेशन क्यों नहीं बोला? कैन एनीवन टेल मी कंपनीज एक्ट में हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि वेदर वी शुड गो इनटू कंपाउंडिंग और इनटू एजुकेशन? एनीवन? आपको ही बताना होगा सर अभी तो.
Okay. मेरे नामो राशि शिवम ग्रोवर is here. Shivam, can you help? Okay. आई थिंक सुना नहीं. ओके, चलो मैं ही बताता हूँ. तो उससे पहले हम एक बार सेक्शन देखते हैं, दोनों सेक्शन 441 एंड 454. तो दोनों सेक्शन जब आप देखोगे तो आपको सेक्शंस पढ़ के समझ में आएगा कि हमें कंपाउंडिंग के लिए जाना है या एजुडिकेशन के लिए जाना है. कंपाउंडिंग का प्रोसीजर एजुडिकेशन प्रोसीजर से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है. बट पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शन, अगर इस सेक्शन में डिफॉल्ट हुआ है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डिफॉल्ट हुआ है, तो आपको उसके लिए कंपाउंडिंग एप्लीकेशन लगाना है, एजुडिकेशन एप्लीकेशन लगाना है. तो एक बार हम सेक्शंस पे नजर मारते हैं. हम दोनों सेक्शंस को जी. देखते हैं एक बार. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. इसमें शिवम जी एक क्वेश्चन ये है, अभी आप क्वेश्चन का पूछ रहे थे तो पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. जैसे अभी आपने कहा कि बिना जी. यूडिन के बैलेंस शीट अपलोड हो जाती है, तो जो अपना सीए एक्ट है वो तो कहता है कि आप 60 डेज में यूडिन जनरेट कर सकते हो. सर 60 डेज में कर सकते हैं. कई बार क्या होता है 60 डेज के, आपका अगर 60 डेज भी निकल गए, उसके बाद भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं, मान लीजिए दिसंबर में वहां तो आया. ठीक बात है, वहां तो एक तो है, लेकिन 60 डेज तक तो अलाउड जी. रहेगा ना सर? हाँ, 60 डेज तक जो आपका सी एक्ट में अलाउड है वो तो सर अलाउड है. आप 60 डेज तक बैक डेटेड यूडिन निकाल सकते हैं. बट अगर दिसंबर में क्लाइंट आया, जनवरी में क्लाइंट आया डेटा लेकर, या आप बैलेंस शीट हमारा दिसंबर जनवरी में फाइनलाइज हुआ, उस केस में हम 30 सितंबर से पहले का यूडिन नहीं जनरेट कर पाएंगे. एंड यस, उसी नहीं केस में ही डिफॉल्ट हो रहे हैं. अच्छा अच्छा, ठीक. सो दिस इज सेक्शन 441. पहले 441 देखते हैं. दिस इज फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस. सो लेट्स टेक अ प्लेन रीडिंग. Notwithstanding anything contained in CPC 1973, any offense punishable under this Act, whether committed by a company or any officer thereof, not being an offense punishable with imprisonment only, or punishable with imprisonment and also with fine, may either before or after the institution of any prosecution be compounded by. So, इससे आगे हम बाद में पढ़ेंगे. इस सेक्शन पे आप थोड़ा सा नजर मारें तो यहाँ लिखा है that any offense punishable under this act, whether committed by a company or any officer. Okay. Then next is not being an offense punishable with imprisonment only, or punishable with imprisonment and also with fine. यहाँ पे क्लैरिटी है कि अगर imprisonment only है या फिर imprisonment and fine both लिखा हुआ है, तो वो ऑफेंसेस हम कंपाउंड नहीं करा सकते. उसके अलावा जो भी ऑफेंसेस होंगे वो हम ऑफेंस को कंपाउंड करा पाएंगे. राइट सर. दिस इज सेक्शन 441 सबसेक्शन 1. इससे आगे हम बाद में पढ़ेंगे. अब हम चलते हैं 454 पे. दिस इज 454. मैं आपको डायरेक्ट सबसेक्शन 3 पे लेके जा रहा हूँ. 454 1 and 2 वी विल डिस्कस लेटर ऑन. यहां पर लिखा है द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में बाय एन ऑर्डर impose the penalty on the company, the officer who's in default, or any other person as the case may be, stating therein any non-compliance or default under the relevant provision of this act, or direct such company or officer who's in default or any other person as the case may be to rectify the default wherever he considers fit. नाउ सर, यहां पर जो बात कर रहा है, दे आर सेइंग इम्पोज द पेनल्टी ऑन द कंपनी. अब आप कंपनी एक्ट जब भी पढ़ोगे तो कंपनी एक्ट के अंदर आपको ये दो वर्ड्स मिलेंगे डिफॉल्ट के केस में. इफ यू रीड द सेक्शन 99 जहां पर हम एजीएम डिफॉल्ट की बात करते हैं, देयर वर्ड इज मेंशन्ड एज फाइन. प्लीज नोट इट. हम बात कर रहे हैं फाइन की. तो जहां पर भी बात सेक्शन में मेंशन किया हुआ है दैट इफ यू मेक द डिफॉल्ट then this much of fine is to be paid. In that case, this is a compoundable offense. Section में लिखा है that a penalty will be levied. The word is mentioned as
पेनल्टी। तो कंपनीज एक्ट में जब आप देखोगे तो दो तरह के डिफॉल्ट्स लिखे गए हैं, वन इज फाइन, फाइन के भी और भी टाइप्स हैं, एंड सेकंड वन इज पेनल्टी। तो अगर फाइन का केस है तो आपको आपका केस बनेगा दिस इज फॉर कंपाउंडिंग, और अगर पेनल्टी लिखा है देन पेनल्टी कैन बी एडजुडिकेटेड ओनली थ्रू अंडर सेक्शन 454। तो पेनल्टी के केस में आपका केस बनेगा एडजुडिकेशन का। तो जो बेसिक डिफरेंस है 441 एंड 454 में, वो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि 441 इफ फाइन इज मेंशन्ड इन द डिफॉल्ट सेक्शन देन आपको कंपाउंडिंग के लिए लेके जाना है, अगर पेनल्टी वर्ड लिखा है सेक्शन में तो आपको उसको एडजुडिकेशन में लेके जाना है। यहां तक सर किसी को कुछ क्वेश्चन? तो कंपाउंडिंग में हम कितनी बार जा सकते हैं? मतलब ये कंपनी एक ही बार जा सकती है या 2 साल 3 साल 4 साल बाद दोबारा भी जा सकती है? सर इस पे हम शिवम जी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कंपाउंडिंग के केस में बाय द एंड ऑफ द आपको पूरा सेक्शन में पढ़ा के जाऊंगा। तो अभी सिर्फ हम यहीं ओके तक सर, ओके। लिमिटेड हैं कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, फाइन एंड पेनल्टी। जी सर, जी। कंपनीज एक्ट में दो वर्ड्स लिखे हैं, जहां पर फाइन लिखा है वहां कंपाउंडिंग, जहां पे पेनल्टी लिखा है वहां पर एडजुडिकेशन। प्रोसीजर क्या है दैट वी विल सी लेटर ऑन, बट हम ओके। कंपाउंडिंग में जब जाएंगे तो फाइन वर्ड लिखा होना चाहिए सेक्शन में। और इन दो सेक्शंस को, इन दो फाइन टाइप को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। एक वो ऑफेंस जिसमें ओनली इम्प्रिजमेंट लिखा है, दूसरे वो ऑफेंस जो इम्प्रिजमेंट एंड फाइन लिखा है, तो वो कंपाउंडेड कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। ठीक है सर। अब नेक्स्ट ठीक। हम बात करें 441 454 का बेसिक डिफरेंस हमने देखा। नाउ 441 बोलता है कि आप इसको दो जगह से कंपाउंडिंग करा सकते हो, एक तो ट्रिब्यूनल से, दो जगह पावर दी गई है 441 में, ट्रिब्यूनल एंड सेकेंड पावर इज विद रीजनल डायरेक्टर। तो इसमें रीजनल डायरेक्टर में इन्होंने एक अपर कैप लगा दी कि अगर 25 लाख तक का आपका पेनल्टी बनता है, फाइन बनता है, 25 लाख तक अगर फाइन ड्यू है तो आप रीजनल डायरेक्टर के पास जाएंगे, 25 लाख से ऊपर का अगर आपका फाइन है तो आप जाएंगे एनसीएलटी। अब सर डायरेक्ट आरडी और एनसीएलटी भी आपको नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट आरडी और एनसीएलटी के लिए एप्लीकेशन नहीं लगानी है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, एक बार प्रोसीजर देखते हैं। वो विजिबल है आप सब लोग को पीपीटी? यस सर, यस। यस, ओके। सो कंपाउंडिंग की अगर हम बात करें तो इन द कंपनीज एक्ट इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। कंपाउंडिंग का अगर हम जनरल मीनिंग में हम अगर बात करें तो कंपाउंडिंग इज समथिंग जो आप बाकी किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में कुछ मॉनेटरी वैल्यू पे करके आप कंपाउंड कराते हो उस ऑफेंस को, मींस यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम एनी अदर लाइबिलिटी बाय पेइंग अ लिeu ऑफ सम, राइट। सेकंड तो अभी हमने 441 सबसेक्शन 1 पढ़ा, एग्जैक्टली सेम चीज हमने वहां पर पढ़ी कि अगर 441 में आपका एप्लीकेशन लगाना है तो इधर इट विल गो टू ट्रिब्यूनल और टू द रीजनल डायरेक्टर, बट रीजनल डायरेक्टर पे अपर कैप है, अगर 25 लाख तक का फाइन इंपोज होना है तो आप रीजनल डायरेक्टर जाएंगे, 25 लाख से ऊपर जाना है तो आप एनसीएलटी जाएंगे। नाउ देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ फाइन इन कंपनीज एक्ट। नंबर 1, ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, मीन्स सिर्फ सिंपल लिखा है फाइन। Second is fine or imprisonment. Third is fine and imprisonment. Then fourth is only imprisonment. Then fifth is fine or imprisonment or both. तो अभी मैंने आपको सबसेक्शन 1 दिखाया था। सबसेक्शन 1 में उन्होंने दो तरह के ऑफेंसेस को एक्सक्लूड किया, कौन कौन से? जहां पर लिखा है फाइन एंड इम्प्रिजमेंट या ओनली लिखा है इम्प्रिजमेंट, यानी कि आपके कौन कौन से फाइन कंपाउंडेबल हो गए अगर खाली फाइन लिखा है, या फाइन और इम्प्रिजमेंट लिखा है, या फाइन और इम्प्रिजमेंट और बोथ लिखा है। तो ये तीन तरह के फाइन्स ऑफेंसेस आप कंपाउंड करा सकते हो। अगर ओनली इम्प्रिजमेंट लिखा है, फाइन एंड इम्प्रिजमेंट लिखा है, तो आप उसकी कंपाउंडिंग नहीं करा सकते। तो एग्जैक्टली विच वी हैव डिस्कस्ड
ऑफेंसेस कौन कौन से आप कंपाउंड करा सकते हैं? 3 तरह के ऑफेंसेस, विद फाइन ओनली, फाइन और इम्प्रिजमेंट, फाइन और इम्प्रिजमेंट और बोथ। अगर एंड वर्ड लिखा है तो आप उसको कंपाउंड नहीं करा सकते। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइल दी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन? दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कंपाउंडिंग एप्लीकेशन 2 जगह आप ले जा सकते हो, इधर ट्रिब्यूनल और रीजनल डायरेक्टर। बट आप ट्रिब्यूनल और रीजनल डायरेक्टर आपको डायरेक्ट नहीं पहुंचना है। आप जो भी एप्लीकेशन रेडी करेंगे वो एप्लीकेशन पहले आप फाइल करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आपका जिस भी जुडिक्शन में आपका कंपनी फॉल करती है, रजिस्टर्ड ऑफिस फॉल करता है, जिस रजिस्ट्रार के जुडिक्शन में आप वहां पर फाइल करेंगे एप्लीकेशन कंपाउंडिंग की रजिस्ट्रार को। देन रजिस्ट्रार विल कंप्यूट द फाइन, कि आपका क्वांटम कितना बनता है फाइन का। अकॉर्डिंगली ही विल मूव द फाइल ईदर टू द रीजनल डायरेक्टर और टू द ट्रिब्यूनल। तो आपका काम क्या है? आपको आरओसी तक फाइल पहुंचानी है कंपाउंडिंग की। नाउ आरओसी का काम है वो आपकी फाइन को कंप्यूट करेगा एंड अकॉर्डिंगली मूव फॉरवर्ड टू आरडी और टू दी एनसीएलटी। अब ये एप्लीकेशन जाएगी आपकी फॉर्म जिनल 1 में। जिनल 1 में आप पूरी पिटीशन बनाएंगे, पिटीशन के साथ में कुछ अनेक्जर्स भी जाते हैं, आगे देखेंगे आप। एंड जिनल 1 के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है आरओसी में, राइट। अब आपको कुछ एफिडेविट साथ में लगाने हैं कि कोई सिमिलर ऑफेंस आपने नहीं किया, कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं है, एंड एफिडेविट वेरीफाइंग द एप्लीकेशन दैट इट इज एज पर द रूल्स। एंड पावर ऑफ अटॉर्नी आप जिनल 1 में लगाएंगे एंड यू विल सबमिट इट टू द आरओसी। आरओसी पेनल्टी कंप्यूट करेगा, फाइन कंप्यूट करेगा सॉरी, एंड फॉरवर्ड कर देगा रीजनल डायरेक्टर या एनसीएलटी, जो भी क्वांटम बनता होगा। देन फॉरवर्ड होने के बाद आपकी एनसीएलटी एंड आरडी में जो भी जुडिक्शन होगा वहां पे आपकी पर्सनल हियरिंग होगी एंड आपके सामने फाइन को इम्पोज किया जाएगा। फाइन इम्पोज होने के बाद आपको 7 दिन के अंदर ऑर्डर को अपलोड करना है। जो भी फाइन बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा इमीडिएटली। सर कंपाउंडिंग एप्लीकेशन को लेकर कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन? ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी लगेगी शिवम जी, मतलब जी। कौन हु कैन अटेंड? एनी प्रोफेशनल, एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई भी जा सकता है, डायरेक्टर खुद भी जा सकता है, ठीक है। अब सर इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कंपाउंडिंग को लेकर, ऑल्दो मैंने एफएक्यूज बाद में डाले, मैं पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हमने अब कंपाउंडिंग का आगे अगर हम बढ़ेंगे, सेक्शन आगे पढ़ते हैं, तो सेक्शन में लिखा है कि अगर आपने सिमिलर ऑफेंस किया, जैसे आपका भी क्वेश्चन था, हम वापस से सेक्शन पे चलते हैं। यस, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हम सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी तक हमने कवर किया। एंड अब इसका फर्स्ट प्रोविजो है दैट सेज कि आपका जितना सेक्शन में मैक्सिमम लिखा है, क्योंकि आप जब सेक्शन पढ़ोगे तो फाइन मिनिमम भी लिखा होगा एंड मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो सकती है वो भी लिखा होगा। तो जब भी आप कंपाउंडिंग में जाओगे तो मैक्सिमम अमाउंट जो भी होगा उससे ऊपर का आपसे वो चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंड प्रोविजो बोलता है 403 सबसेक्शन 2, जहां पर एडिशनल फीस की बात करते हैं। जब आप कोई भी फॉर्म अपलोड करते हो तो फॉर्म अपलोड करने के बाद आपकी कुछ एडिशनल फीस आती है, दैट इज डिफाइंड सेक्शन 403 सबसेक्शन 2। तो वहां पर आपने अगर कुछ एडिशनल पेमेंट किया है या कुछ मिसलेनियस फी में जाके आपने पे किया है तो वो कंपाउंडिंग फीस से एडजस्ट करेंगे उसको। प्रोवाइडेड ऑल्सो that any offense covered in this subsection by way of company or shall not be committed if the investigation against such company has been initiated or is pending under this act। मीन्स अगर आपके अगेंस्ट, आपकी कंपनी के अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन अगर इशू हो गया है, उसके बाद आप कंपाउंडिंग को प्रोसेस नहीं कर सकते। अब सर 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। इन्वेस्टिगेशन आपका कंप्लीट कंपनी के ऊपर हो रहा है, प्रोसिक्यूशन मीन्स उस पर्टिकुलर सेक्शन में जहां पर आपने डिफॉल्ट किया है उस सेक्शन को लेकर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। डिफरेंस समझिए, इन्वेस्टिगेशन मींस अगर कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गया, दैट मीन कि कुछ भी हम चेक कर सकते हैं, तो उस केस में आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते।
प्रोसिक्यूशन अगर हुआ है तो प्रोसिक्यूशन के केस में उस पर्टिकुलर सेक्शन का जिसमें आपका प्रोसिक्यूशन इशू हुआ है उसके साथ में आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। नाउ सर 403 सबसेक्शन 2 की मैं आपकी एक बात कर रहा था, दिस इज सेकंड प्रोविजो। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये सेकंड प्रोविजो क्यों है यहाँ पर? आप कभी भी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन लेकर जाओगे तो आपका ऑफिसर आपसे बोलता है दैट यू शुड मेक द कंप्लायंस गुड बिफोर कमिंग फॉर द कंपाउंडिंग। रीजन, क्योंकि यहाँ पे सेकंड प्रोविजो डाला हुआ है। आपको मैं एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं कंपाउंडिंग एप्लीकेशन डील कर रहा हूँ एंड दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंडिंग, मींस अभी तक इस तरह का कंपाउंडिंग नहीं हुआ है रीजनल डायरेक्टर में। 2 बार एडजमेंट हो चुका है, 2 हियरिंग्स, एक ही दिन में 3 बार एडजमेंट, एक अभी मेरा कल भी इसमें हियरिंग था तो कल भी एडजमेंट मिला है। नाउ केस क्या है, केस समझिए। केस ये है कि एक कंपनी है, जी उसकी कुछ 2-3 सब्सिडरीज कंपनीज फॉरेन में है। अब उसके ऊपर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स अप्लाई हो गया, उसे अपने अकाउंट्स कंसोलिडेट करने चाहिए थे, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स के साथ में कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपलोड करना था। अपलोड तो बाद में करना था, पहले उसे एजीएम पे अडॉप्ट करना था। तो जब वो स्टैंड अलोन अकाउंट्स को जिस एजीएम पे उसने अडॉप्ट किया, सेम एजीएम पे उसको अपने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अडॉप्ट करने थे। नाउ व्हाट हैपन, उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं था कि उनको अपने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रेडी करने हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एजीएम कंक्लूड कर दिया। एजीएम कंक्लूड करने के बाद एओसी 4 फाइल कर दिया, एमजीडी 7 फाइल कर दिया। एओसी 4 के अंदर उनके सामने क्वेश्चन आया वेदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल और नॉट। उन्होंने उस ऑप्शन पे नो सिलेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, 6 साल बाद जाके उन्हें पता लगा कि उनके ऊपर कंसोलिडेशन भी एप्लीकेबल था, उनको अपने अकाउंट्स कंसोलिडेट करने चाहिए थे। अब सर ये पहला केस क्यों है? पहला केस इसलिए है क्योंकि आज से 1 साल पहले, लास्ट ईयर से पहले तक हम क्या करते थे, अगर एओसी 4 में कोई गलती हो गई तो हम उसे एनटीबीआर करा देते थे। एनटीबीआर मींस नॉट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। आरओसी गए, आरओसी में हमने डिफेक्टिव मार्क कराने के लिए एप्लीकेशन मूव किया, आरओसी ने उसे डिफेक्टिव किया एंड आपका एओसी 4 वापस से आप अपलोड कर सकते हो। अब होता क्या था, लोगों ने जब एनटीबीआर होने शुरू हुए तो लोगों ने क्या करा, पूरी पूरी बैलेंस शीट रिवाइज कर दी। अब बैलेंस शीट रिवाइज होने के बाद से क्या हुआ, फ्रॉड सामने आए। तो आरओसी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, अब हम कोई भी एओसी 4 कैंसिल नहीं करेंगे, चाहे कैसा भी केस हो, क्लैरिकल एरर भी क्यों ना हो, हम आपका फॉर्म एनटीबीआर नहीं करेंगे। अब आपको कराना है, आप सेक्शन 131 में एनसीएलटी जाइए, एनसीएलटी जाकर वहां से अप्रूवल लेके आइए, तब हम आपका एओसी 4 कैंसिल करेंगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो। तो इस केस में भी अगर हम एओसी 4 को कैंसिल करा लेते तो एओसी 4 कैंसिल करा के हम बैक डेट के थ्रू अपना एओसी 4 सीएफएस फाइल कर देते, बट वो भी गलत होता क्योंकि हमने एजीएम पे अडॉप्शन नहीं किया है, हमने यूडिन जनरेट नहीं किए हैं उन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। गलत होता, बट बाकी सारे प्रोफेशनल से सजेस्ट यही किया कि आप जो है एओसी 4 कैंसिल कराइए। एओसी 4 कैंसिल करा के आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैक डेट से फाइल कर दीजिए, इररिस्पेक्टिव कि वो एजीएम पे अडॉप्ट भी नहीं हुए। Now, when the matter came to me, मैंने उनको सिंपली सजेस्ट किया that we should go to the compounding। अब सर एजीएम हमारा कंक्लूड हो गया, एजीएम हम दोबारा नहीं कर सकते। सो व्हाट वी सजेस्टेड, हमने आरओसी से इस मैटर को डिस्कस किया। एओसी 4 सीएफएस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि एओसी 4 के अंदर हमने नो सेलेक्ट कर दिया। मैं अगर आज भी किसी भी तरह से दिखाना चाहूँ कि मैंने यूडिन आर्ट जनरेट किया, आज मैंने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट किया, फिर भी मैं एओसी 4 सीएफएस फाइल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने एओसी 4 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑप्शन नो कर दिया है। एंड व्हाट वी डिड, हमने आरओसी को प्रपोजल दिया कि हम इसको जेनल 2 में फाइल कर देते हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ कि जेनल 2 के अंदर आप कोई
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कराएं। तो वी सजेस्टेड कि आप जनरल 2 में हमारा ऐसे एक्सेप्ट कीजिए। अब उन्होंने पूछा आपने आपका डिफॉल्ट कैसे गुड हुआ, देन वी टोल्ड देम कि सर देखो एजीएम कंक्लूडेड, कुछ चेंज नहीं हो सकता। आप भी अगर हम पे आज पेनल्टी लगाने जाओगे, आज अगर आप हमें 441 में नोटिस भेजोगे भी, तब भी हम इस डिफॉल्ट को गुड नहीं कर सकते। हमारा डिफॉल्ट ये रहेगा। नाउ अवर इंटेंट इज टू करेक्ट इट, हमारा इंटेंट इसे करेक्ट करने का है। इसलिए हमने क्या करा, हमने आज एक ईजीएम किया है। उस ईजीएम में हमने लास्ट 6 ईयर्स के अपने अकाउंट्स को अप्रूव किया है। एंड नाउ हम AOC4 CFS फाइल ही नहीं कर सकते, तो वी आर फाइलिंग इट इन GNL 2। अब ROC का क्वेश्चन आया, अगर आज की डेट में आप AOC4 CFS फाइल करते तो आपकी कितनी फीस आती? 100 रुपीज पर डे आफ्टर 17-18, नवंबर 18 के बाद से 100 रुपीज पर डे आती। उससे पहले स्लैब रेट्स थे। तो हमने लास्ट 6 ईयर्स की जब फीस कैलकुलेट की, दैट बिकम्स अराउंड 10 लाख रुपीज के आसपास वो बैठी। अब हमने बोला सर ये 10 लाख रुपीज हम आपको मिसलेनियस फी में पे कर देंगे। ये 10 लाख रुपीज कहां से डिनोट हो रहे हैं सर? 403 सबसेक्शन 2। अब डिफॉल्ट गुड हमारे केस में नहीं हुआ, क्योंकि हमने एजीएम पे अडॉप्ट नहीं किए, हमने AOC4 CFS फाइल नहीं किए, बट हमने उसका ऑल्टरनेट एक निकाला। हमने 403 सबसेक्शन 2 की जितनी भी लेट फीस थी वो हमने पे कर दी। सो दिस प्रोविजो पूरे सेक्शन में कहीं नहीं लिखा कि आपको डिफॉल्ट गुड करना है। 441 पूरा सेक्शन में आप पढ़ोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट पूरा कंपनीज एक्ट आप पढ़ोगे कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको कंपाउंडिंग एप्लीकेशन मूव करने से पहले डिफॉल्ट को गुड करना है। बट दिस सेकेंड प्रोविजो इज कमिंग इनटू पिक्चर। ये सेकेंड प्रोविजो आरडी को कंपेल कर रहा है कि आप जब तक कि ये फॉर्म्स अपलोड ना हो, जब तक कि उन्होंने लेट फीस पे नहीं की हो, आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। एंड इनडायरेक्टली ये मीनिंग निकलता है कि आपका डिफॉल्ट गुड होना चाहिए। सो दिस सेकेंड प्रोविजो इज कंपेलिंग द ऑफिसर्स कि आप पहले डिफॉल्ट गुड कीजिए। ठीक है सर, आगे बढ़े। जी यहां सर। तक किसी को कुछ हुए? तो इस जो पर्टिकुलर केस मैंने आपसे डिस्कस किया अभी आरडी में पेंडिंग है। आरडी में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं अभी। तो अभी क्या रिजल्ट आएगा, बट आई एम श्योर जब मेरा और आरओसी का एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है, देन आरडी को वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आरडी इज ओनली टू मेक द पेनल्टी। आरओसी और हमारा रिलेशन है, वो रजिस्ट्रार है, हम कंपनी है, तो हमारा रिलेशन है कि हमने डिफॉल्ट कैसे गुड किया। आरओसी ने अपनी रिपोर्ट में ये लिख के दिया है दैट द डिफॉल्ट इज गुड एंड द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल नाउ। तो उसके बेसिस पे हमारा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बट आई एम श्योर कि हम वहां से कंपाउंडिंग इसको प्रोसेस कर लेंगे। सो 403 सबसेक्शन 2 की जो लेट फीस है वो आपको पे करनी है कंपाउंडिंग एप्लीकेशन में जाने से पहले। दैट मीन जो भी पेंडिंग फॉर्म्स हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। यस सर। नाउ मनीष सर, आपका जो क्वेश्चन था कि हम कंपाउंडिंग कितनी बार करा सकते हैं, कितने गैप के बाद करा सकते हैं। सो सबसेक्शन 2 इज आंसरिंग योर क्वेश्चन। It is saying nothing in subsection 1 shall apply to an offense committed by a company or its officer within a period of 3 years from the date on which a similar offense committed by it or him was compounded under this section। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर बात कर रहा है सिमिलर ऑफेंस की, यानी कि सेम सेक्शन की। आपने डिफॉल्ट किया सेक्शन 92 का, 3 साल तक हम नहीं जा सकते, बट 3 साल के पहले आपने 96 का भी डिफॉल्ट किया है, तो 96 का आप कंपाउंडिंग लेके जा सकते हैं, राइट। तो सिमिलर सेक्शन में हम 3 साल तक का हमारा कूलिंग पीरियड है। अगर सिमिलर सेक्शन में हमारा वापस से डिफॉल्ट हो जाता है, दैट इज नॉट कंपाउंडेबल। वहां आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन होगा ही होगा, आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। सिमिलर ऑफेंस 3 इयर्स से पहले आपने किया है तो। नाउ इसको लेके कुछ एफएक्यूज मैंने बनाए हैं, अभी आगे मैं और डिस्कस करूंगा इसमें। तो अगर 3 ईयर से पहले अगर हमारा ये डिफॉल्ट हो जाता है, तो पहले ऑफेंस को हम फर्स्ट ऑफेंस मानते हैं, उसके बाद वाले ऑफेंस को हम क्या बोलते हैं सर? उसमें हम उसे सेकंड ऑफेंस में काउंट करेंगे, और अगर वर्ड लिखा हुआ है वहां पर इम्प्रिजमेंट और फाइन, अगर दोनों चीजें लिखी है, मतलब हम कंपाउंडेबल ऑफेंस क्यों है वो,
या तो वहां पर फाइन लिखा है या फिर क्या लिखा है, इम्प्रिजमेंट और फाइन। तो हम उसको इम्प्रिजमेंट और फाइन ना लेकर हम क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, और फाइन वर्ड वहां से हट जाएगा, यानी कि प्रोसिक्यूशन आपका होना ही होना है, राइट। सबसेक्शन 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने लगानी है। अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है उससे पहले भी आप जा सकते हो, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के बाद भी आप जा सकते हो कंपाउंडिंग के लिए। इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आरओसी से आपके पास नोटिस आया कि आपने इस सेक्शन का डिफॉल्ट किया है, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर कंपाउंडिंग। आरओसी से नोटिस आया कि आपका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द कंपाउंडिंग। अगर आपने 441 में कोई ऑर्डर आया, आपने उसका ही डिफॉल्ट कर दिया, यानी आपके ऊपर फाइन इम्पोज हुआ, आपने वो फाइन पे नहीं किया, देन अगेन all the officers or the employee of the company who fails to comply with any order with the tribunal or registrar. So here again, a fine for the offence proposed to be compounded under this section shall be twice the amount provided in the corresponding section. तो corresponding section में जितना फाइन डिफाइन किया हुआ है उसका ट्वाइस फाइन आपसे लिया जा सकता है। Again, this is a compoundable offence. Subsection fine. Word is used as fine. Right? So next, हम अपने वापस स्लाइड पे आते हैं। ये सेक्शंस हैं, जिस सेक्शंस में आप जा सकते हैं। मैं इसको डेलिबरेटली इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग सेक्शन पढ़ के डिफॉल्ट समझ के समझ जाओगे कि अब हमारा कंपाउंडिंग में जाना है या ये एडजुडिकेशन में जाना है। सो आपका अगर वर्ड लिखा है फाइन और इम्प्रिजमेंट और बोथ, देन यू कैन गो फॉर कंपाउंडिंग। वर्ड लिखा है पेनल्टी, देन यू विल गो फॉर द एडजुडिकेशन। संकेत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है। कंपाउंडिंग में हम जाते हैं तो ये जो आपकी पेनल्टी है वो रिड्यूस होगी कि या फिर और कोई जो इम्प्लीमेंटेशन होने थे वो रिड्यूस होते हैं? जैसे आपके केस में 10 लाख की पेनल्टी लगनी थी, तो कंपाउंडिंग में ये 10 लाख में से रिडक्शन आपको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, कि या और कोई पेनल्टी जो लगनी थी उसमें से रिलीव मिल सकता है? सर ये 10 लाख जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 लाख अमाउंट बता रहा हूँ मैं 403 सबसेक्शन 2 का। यानी कि अगर मैं AOC फॉर CFS आज की डेट में फाइल करूं तो 100 रुपीज एडिशनल फीस जो लगती है पर डे वाली, वो फीस कितनी होती है, वो 10 लाख रुपए हो जाती है। और ये जो फीस है, एडिशनल फीस है जो आप फॉर्म फाइल करने की फीस होती है। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल फीस 300 रुपए है एक फॉर्म की AOC4 की। अब मान लीजिए मैंने 30 दिन तक उसे फाइल नहीं किया, तो 100 रुपीज पर डे यानी 3300 रुपए फीस बन जाएगी उसकी। तो दैट इज एडिशनल फीस जो मुझे फॉर्म की फीस करनी चाहिए। लीगल फीस है, उसमें वो फीस है, उसमें किसी को कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओके ओके, तो हमें कंपाउंडिंग में रिलैक्सेशन जो क्या है होगा? हाँ ओके ओके यस, जो मैंने 129 का डिफॉल्ट किया, जो मैंने 137 का डिफॉल्ट किया, मैंने AOC4 CFS अपलोड नहीं किए, मैंने 129 में डिफॉल्ट किया कि मैंने उनको अडॉप्ट नहीं किया। तो 129 में एक आप देखोगे वहां पे फाइन डिफाइन है 50,000 रुपीज डायरेक्ट पर डायरेक्टर, फाइन डिफाइन है। तो मैं वहां पर वो 1.5 लाख रुपए पे करूंगा पर डायरेक्टर एक ईयर का, सो दैट कि मेरे ऊपर आगे कोई पेनल्टी प्रोविजंस नहीं लिए जाएं, मेरे को इम्प्रिजमेंट ना हो। वो बचाने के लिए मैंने एक लमसम अमाउंट कंपाउंडिंग का पे करूंगा जो सेक्शन में डिफाइन है फीस। ओके थैंक यू। Okay, now let's move to section 454, that is adjudication. So adjudication is also not defined under Companies Act, but adjudication का literal mean यही है कि आप कोई official decision लेते हैं who is right in a dispute to settle judicially. अब यहाँ पर क्या है, वहां पर हमें फाइन दिया गया था। फाइन का मतलब था कि आप अगर फाइन पे नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस लिए जाएंगे, मतलब आपको
कोर्ट के केस के थ्रू भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं तो। नाउ एडजुडिकेशन मींस गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज किया इन 2018, एंड देन आप देखोगे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद से जो ऑर्डिनेंस आया, बहुत सारे सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज किया गया। मींस पेनल्टी डिफाइन कर दी, आप पेनल्टी पे कीजिए। एडजुडिकेशन ऑफिसर बना दिया गया, रजिस्ट्रार को पावर दे दी गई। नाउ उनके पास पूरी पावर है कि वो आपसे पेनल्टी को रिकवर कर सकते हैं। कंपाउंडिंग में रजिस्ट्रार के पास पावर नहीं है कि वो आपसे जो भी फाइन बनता है वो आपसे रिकवर कर सके। अगर आप वो फाइन पे नहीं करते हैं देन दे कैन प्रोसिक्यूट यू, एंड एज पर सीपीसी जो भी आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शंस ले सकते होंगे वो लोग लेंगे इन जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है। जहां पर वर्ड लिख दिया पेनल्टी, वहां पर आरओसी को पावर दे दी गई एंड डीक्रिमिनलाइज कर देगा सेक्शंस को। नाउ आरओसी इज ऑथोराइज्ड टू रिकवर द पेनल्टी फ्रॉम द डिफॉल्टर्स। सो एडजुडिकेशन में के केस में सेक्शन 454 एप्लीकेबल होगा, वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर वर्ड लिखा है पेनल्टी। नाउ पेनल्टी के बाद अब आपका 454 में आप अगर सेक्शन रीड करोगे तो 454 नहीं बोलता कि आप वॉलंटरी एप्लीकेशन ले जा सकते हो बिफोर द रजिस्ट्रार। 454 में रजिस्ट्रार को पावर दी है कि वो आप पे इशू कर सकता है शो कॉज नोटिस कि आपने ये डिफॉल्ट्स क्यों किए हैं। तो 454 में आपके पास वॉलंटरी जाने का कोई प्रोविजन नहीं है। बट व्हाट कंपनीज डू, क्योंकि कंपनी को पता है कि कभी ना कभी ये हमारे ऊपर आना ही है, तो लेट्स अभी वॉलंटरी अप्लाई करते हैं। वॉलंटरी अप्लाई करके इसको हम क्लोज करते हैं जो भी डिफॉल्ट्स हुए हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने आप से एक एप्लीकेशन मूव करते हैं रजिस्ट्रार के पास दैट दिस डिफॉल्ट हैज बीन मेड इन दिस सेक्शन एंड आप हम पर शो कॉज नोटिस इशू कर दीजिए। उनकी प्रेयर ही यही होती है कि आप हम पे शो कॉज नोटिस इशू कीजिए। तो वहां से शो कॉज नोटिस को इशू कराया जाता है एंड वापस से अपना जो भी रिप्लाई है आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि आपने डिफॉल्ट क्यों किया था, इंटेंशनल था अनइंटेंशनल, दैट यू प्रूव। पर्सनल हियरिंग का भी आपको वहां पर चांस मिलेगा 454 में। देन वहां से जो भी पेनल्टी सेक्शन में डिफाइन है वो आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाएगी। आप पेनल्टी पे कीजिए एंड आप उस पर्टिकुलर सेक्शन के डिफॉल्ट से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो 454 जब आप जाएंगे तो आपको वॉलंटरी एप्लीकेशन सेक्शन में कहीं नहीं मिलेगा कि आप लगा सकते हो, बट आप जब जाओगे तो वहां पर प्रेयर में ये लिखोगे दैट प्लीज इशू शो कॉज नोटिस ऑन अस फॉर डिफॉल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। फोर 454 में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके साथ शेयर करनी है। हम सब लोग जो डील कर रहे हैं सेक्शन 92 एंड 137, इन दो चीजों में डील कर रहे हैं कंपनीज एक्ट में मेजॉरिटी साइड पे। अब 92 में एनुअल रिटर्न आपको अपलोड करना है, 137 में आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC4 या AOC4 CFS में अपलोड करने हैं। अब अगर आप ये सेक्शन देखोगे 454 आपके लिए एक रिलैक्सेशन है। (454) subsection 3 first proviso, it says provided that in case the default relates to non-compliance of subsection 4 of section 92 or subsection 1 or subsection 2 of section 137 and such default has been rectified either prior to or within 30 days of the issue of notice by adjudicating officer, no penalty shall be imposed in this regard, and all proceedings under this section in respect of such default shall be deemed to be concluded. That means अगर आपने एनुअल रिटर्न अपलोड नहीं की हुई है, आपने अपने अकाउंट्स अपलोड नहीं किए हुए हैं, या तो आप नोटिस आने से पहले या नोटिस इवन इफ आप लेट फाइलिंग कर रहे हो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। नोटिस आने के बाद आप 30 डेज के अंदर अंदर सारे अपने एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड कर देते हैं, आपके ऊपर और कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी। सेक्शन 137 92 में पेनल्टी डिफाइन है, वो पेनल्टीज आपके ऊपर नहीं लगेगी। ओनली जो 402 सबसेक्शन 3 के आपकी पेनल्टी 403 सबसेक्शन 2 की एडिशनल फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, जो 100 रुपीज पर डे की अगर आप वो पे कर देते हो
तो आपके ऊपर और कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो इसलिए आप देखोगे जैसे ही हम एनुअल रिटर्न्स एंड AOC4 अपलोड करते हैं, उसके आगे प्रोसिक्यूशंस नहीं होते, उसके आगे कोई पेनल्टी इंपोज नहीं होती है हम पे। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपाउंडिंग के जो ऑर्डर आते हैं क्या हम उस पर अपील कर सकते हैं? अगर आपने किसी ऑफेंस को कंपाउंड कराया है, दैट मीन यू आर एग्रीइंग ऑन दैट, जो भी उस समय पेनल्टी लग रही है आप उस चीज को एग्री कर रहे हो, तो इसलिए आप उसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। बट अगर 454 में आपके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, 454 में आपको पेनल्टी लगाई गई है, यू कैन फाइल अपील टू रीजनल डायरेक्टर। सो अपील इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद इन 60 डेज। जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव होगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर मिल जाएगा, उसके 60 डेज के अंदर आप अपना अपील फाइल कर सकते हैं। नाउ अगर आपने 454 के ऑर्डर को ही कंप्लाई नहीं किया, मतलब आपको पेनल्टी लगी और आपने 454 का ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? अगेन द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन। यहाँ पर वर्ड लिखा है फाइन, दैट मीन दिस इज अगेन अ कंपाउंडेबल ऑफेंस विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। तो मिनिमम 25,000 का फाइन आपको पे करना पड़ेगा एंड it may extend to 5 lakh rupees. This is for company. And अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, अगर डायरेक्टर्स ने भी उस चीज को फॉलो नहीं किया है, देन उन पे भी पेनल्टी लगेगा। Who is in default fails to comply with the order, then such officer shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than 25,000 but which may extend to 1 lakh rupees. Right? अब सर यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं। पहला क्वेश्चन, हमने सेक्शन 92 का डिफॉल्ट किया, हमने सेक्शन 96 का डिफॉल्ट किया, हमने 137 का डिफॉल्ट किया। क्या हम इन तीनों डिफॉल्ट की एक सिंगल एप्लीकेशन लगा सकते हैं? इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंगल एप्लीकेशन आप उस केस में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट 3 ईयर से आपने एजीएम नहीं किया, डिफॉल्ट ओनली इन सेक्शन 96, यानी कि एक सिंगल सेक्शन की आप डिफरेंट ईयर्स की एक कॉमन एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी कि 3 साल के अंदर आपका कंपाउंडिंग का गैप होना चाहिए, तो वो कंपाउंडिंग के ऑर्डर से काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, आप लास्ट 4 ईयर से एजीएम नहीं कर रहे, आज आपने कंपाउंडिंग एप्लीकेशन लगाया, आज के बाद 3 साल तक आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, सिमिलर डिफॉल्ट, अदरवाइज वो कंपाउंडेबल नहीं होगा। बट अगर पिछले 4 साल का डिफॉल्ट है, पिछले 5 साल का डिफॉल्ट है, आप एक सिंगल एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, ज्वाइंट एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। कंपनी एंड डायरेक्टर्स एक सिंगल ज्वाइंट एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी अलग एप्लीकेशन फाइल करेगी, डायरेक्टर्स अलग एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक सिंगल ज्वाइंट एप्लीकेशन एक सिंगल सेक्शन का डिफॉल्ट है, भले ही वो मल्टीपल ईयर्स का है, आप एक साथ फाइल कर सकते हैं, राइट। बट अगर 92 का भी डिफॉल्ट है, 96 का भी डिफॉल्ट है, 137 का भी डिफॉल्ट है, दैट मीन आपको अलग अलग सेक्शंस की, भले ही वो मल्टीपल ईयर्स का हो, आपको अलग अलग एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी। इस मनीष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कंपाउंडिंग एक बार 3 साल की हमने लगा दी, हम्म, अब वो 3 साल बाद अगर दोबारा डिफॉल्ट होता है, सपोज करो 4 साल बाद डिफॉल्ट हो गया दोबारा, तो फीस क्या Yes. इक्विवेलेंट रहेगी या वो मल्टीपल हो जाएगी? मतलब कैसे, समझा नहीं। जैसे मान लीजिए जैसे आज की आज आपने कंपाउंडिंग कराई पिछले 3 साल की, यानी कि 2023 तक हाँ की जी, आपने एजीएम नहीं करी थी, आपने कंपाउंडिंग करा ली। यस। ठीक है। अब 4 साल बाद दोबारा सेम सेक्शन में डिफॉल्ट हो गया मेरा,
तो जब दोबारा से कंपाउंडिंग पे जाएंगे तो फीस स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा या फीस डबल या ट्रिपल या ऐसा कुछ सर ये डिपेंड करेगा, कंपाउंडिंग फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जो सेक्शन में डिफाइन है वही अच्छा, रहेगा, वो डबल या उससे ट्रिपल ऊपर ऐसा नहीं कुछ होगा। नहीं है। नहीं ओके। नहीं। अब लेकिन क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की पेनल्टी, वो सॉरी फाइन इम्पोज कर सकता है ऑफिसर। तो मे बी अगर सेकंड ऑफेंस हो, वो देखे कि आपका पहले भी हम कंपाउंड कर चुके हैं, ना वो जी। उसकी जुडिक्शन है कि वो अगर पिछली बार उसने 50,000 फाइन लगाया था, तो मे बी वो उसकी उसकी है कि वो 1 लाख रुपए भी लगा सकते हैं, या हो सकता ओके। है वापस 50,000 ही लगा दे। दैट डिपेंड्स ऑन हिम ओके। ओनली। बट सेक्शन में जो मैं आपकी मैक्सिमम पेनल्टी लिखी है, मैक्सिमम फाइन लिखा है, उससे ऊपर वो नहीं लगाएंगे। नहीं जाएगा। ठीक सर। यस। ओके, थैंक नाउ एक बार हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कंपाउंडिंग एंड एडजुडिकेशन के। सो 441 454 दोनों सेक्शंस अभी हमने देखे हैं। अगर हम कंपाउंडिंग की बात करें, दैट दिस एप्लीकेशन विल बी मूव्ड इन सेक्शन 441 एंड adjudication application will be moved in section 454. Competent authority in case of compounding NCLT and रीजनल डायरेक्टर है। रीजनल डायरेक्टर की ऊपर अपर कैप लगा हुआ है कि 25 लाख से ऊपर का अगर फाइन इम्पोज होगा तो एनसीएलटी जाना होगा, अगर 25 लाख से नीचे है तो आप आरडी जाएंगे। इन केस ऑफ एडजुडिकेशन द पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकती है एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अगर हम आज की बात करें तो दिस इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पावर है कि वो ऑफेंसेस को एडजुडिकेट करेंगे। सो इन सेक्शन 441 जैसे हमने डिस्कस किया, वॉलंटरी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 454 में वॉलंटरी एप्लीकेशन आप एडजुडिकेशन के लिए पावर नहीं है, बट स्टिल यू कैन आस्क देम टू इशू द शो कॉज नोटिस। आप उनसे शो कॉज नोटिस इशू करा सकते हैं एंड ऑफेंस को एडजुडिकेट करा सकते हैं, राइट। सो इन केस ऑफ एडजुडिकेशन आपके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू होगा, दैट इज मैंडेटरी। In case of compounding, you cannot make an appeal because this is a proposal made by you and compounding के ऊपर आप अपील फाइल नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी लगाया गया 454 में, तो आप इसे रीजनल डायरेक्टर के पास अपील फाइल कर सकते हैं। यस, देयर आर सम एफएक्यूज। आई थिंक मोस्टली मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जी। सो रेलिवेंट प्रोविजंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फॉर कंपाउंडिंग, दैट इज 441। कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है? यस, ये तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द ऑफेंसेस आर नॉट कंपाउंडेबल? सर एक सिंपल सा रूल है, जहां पर इम्प्रिजमेंट है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, और इम्प्रिजमेंट के साथ में फाइन और जोड़ दिया, इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, यानी इम्प्रिजमेंट तो मस्ट है ही है। यानी कि इनका अगर लॉजिकली सोचे तो इनका कहना है कि जहां पर हमने इम्प्रिजमेंट आपके लिए फिक्स कर दिया, जहां पर आपको जेल जाना हमने फिक्स कर दिया, वो ऑफेंस तो आपका कंपाउंडेबल नहीं है ना। जेल जाने के साथ में अगर हम आपसे फाइन भी ले रहे हैं तो वो ऑफेंस भी कंपाउंडेबल नहीं होगा। लेकिन जिन ऑफेंसेस में हमने लिखा है कि या तो हम जेल भेज देंगे या हम फाइन ले लेंगे या हम दोनों ले लेंगे, तो उस केस में हमने बोला आप कंपाउंडिंग करा सकते हैं। तो कंटेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। फॉर्म जनरल 1 में आपको लेकर जाना है कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एप्लीकेशन कोई भी फाइल कर सकता है, कंपनी फाइल कर सकती है, डायरेक्टर्स फाइल कर सकते हैं, कोई भी केएमपी फाइल कर सकता है ना। तो एनीवन कैन फाइल दिस। नाउ कैन अ सिमिलर ऑफेंस कमिटेड विद इन अ स्पैम ऑफ 1 year बी कंपाउंडेड अंडर सेक्शन 441 ऑफ द एक्ट? इफ नो, then if offenses are of continuous nature, can they be compounded? Yes, Manish sir, that we have discussed.
अगर सिमिलर ऑफेंस 3 साल के अंदर हम करते हैं देन दिस इज नॉट कंपाउंडेबल। ओके, एक चीज मैंने आपसे और डिस्कस की थी, अगर इन्वेस्टिगेशन हमारी स्टार्ट हो गई है तो क्या हम कंपाउंडिंग करा सकते हैं? अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है तो हम कंपाउंडिंग नहीं करा सकते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, मीन्स आपने 96 का डिफॉल्ट किया, 96 का आपके पास नोटिस आ गया, प्रोसिक्यूशन उस पर्टिकुलर सेक्शन का स्टार्ट हुआ है, तो आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। बट अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है तो आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते। ठीक है सर। जी सर। नाउ वेदर एनसीएलटी हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, ये जनरल सेंस में है, कंपाउंडिंग में भी होगा और बाकी और केसेस में भी होगा। तो एनसीएलटी के पास लिमिटेड पावर है अपना डिसीजन को रिव्यू करने का। सेक्शन 420, अगर मिस्टेक अपरेंट टू रिकॉर्ड है, ओनली देन एनसीएलटी कैन रिव्यू इस डिसीजन, अदरवाइज आपको एनक्लैट में अब उसका अपील फाइल करना जरूरी है। अदरवाइज एनसीएलटी इतना इजीली अपना डिसीजन रिव्यू नहीं करेगा, बिकॉज इट कैन डू ओनली इफ मिस्टेक इज अपरेंट ऑन रिकॉर्ड, अदरवाइज एनसीएलटी रिव्यू नहीं करेंगे अपने डिसीजन। अभी हमने देखा, आपसे पूछा था कि क्या हम कंपाउंडिंग के अगेंस्ट अपील लगा सकते हैं, सो नो, वी कैन नॉट फाइल अपील अगेंस्ट द कंपाउंडिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग पावर किसके पास है? ओनली विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करेंटली। सेक्शन 92(4) एंड 137 का अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो उस केस में आपके पास मैंने आपको बताया 30 डेज के अंदर अगर आप डिफॉल्ट गुड कर देते हो, यानी कि आप एनुअल रिटर्न एंड MGT7 अपलोड कर देते हैं, DOC4 अपलोड कर देते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी। एंड अगर हम AO के ऑर्डर के अगेंस्ट, यानी कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट, यानी कि पेनल्टी अगर हम पे लगाई गई है 454 में, तो क्या हम अपील फाइल कर सकते हैं? यस, वी कैन फाइल अपील विद इन 60 डेज। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर कवर्ड इन द सेक्शन इटसेल्फ, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन फॉर्म में लिखा था। अब कुछ जजमेंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जो चीज अभी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्योंकि सेक्शन में क्लैरिटी नहीं है, जब सेक्शन में क्लैरिटी नहीं है तो हमें केस लॉस पे जाना पड़ेगा। तो जो चीज रह गई है डिस्कस करने से वो मैंने केस लॉ में फॉर्म में नहीं है, सो दैट कैन डिस्कस इट इन अ बेटर वे। तो आप पूछ सकते हो, देन केस लॉ में सारी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। शिवम जी, एक क्वेश्चन है। जी। इफ एनी ऑडिटर रिजाइन फ्रॉम मोर देन 30 डेज बैक, अगर कोई 30 दिन से पुरानी बैक डेट देता है, आज की डेट में रिजाइन कर रहा है 1 जुलाई को, 1 अप्रैल की डेट डाल के, देन व्हाट विल बी प्रोविजन फॉर दैट? क्या उसके कोई प्रोविजन है, मतलब कंसिक्वेंसेस हैं क्या? सर देखो, अगर उसने 1 अप्रैल को दिया, पहली चीज तो बैक डेटेड मतलब कोई काम ही नहीं है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि अगर हम लीगली जाना चाहें तो बैक डेट से रिजाइन तो वो कर ही नहीं सकता, है ना। तो डेफिनेटली। उस केस में देखो, आप ओनली रिक्वेस्ट ही कर सकते हो कि आप अपना रेजिग्नेशन करंट डेट से दीजिए, क्योंकि मान लीजिए पेपर कंपनी है, उनकी बात अलग है, आप बैक डेट बोर्ड मीटिंग बिल्कुल। दिखाओ, कुछ करो करके आप वो कर लोगे, ADT1 की लेट फीस आएगी वो आप पे कर दोगे। बट अगर ओके। प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कंपनी कंडक्ट करती है, इन दैट केस अब कंपनी के ऊपर सेक्शन 139 का डिफॉल्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड को अपॉइंट करना था, और अगर ऑडिटर बैक डेट से रेजिग्नेशन दे रहा है तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंपनी का बनेगा। कंपनी का तो हो गया, कंपनी ठीक को है। 139 के डिफॉल्ट गुड करने के लिए अपना कंपाउंडिंग में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 30 डेज के तो अंदर अभी जो उन्होंने कंपाउंड, अपॉइंट नहीं किया। जी जी, तो अभी जो कंपाउंडिंग में केसेस आ रहे हैं वो मेजरली किस तरह के आ रहे हैं? क्योंकि आप तो जाते रहते हैं हर वीक और हर मतलब जी दूसरे तीसरे दिन एनसीएलटी आपका जाना ही होता है, तो मेजरली आप हम्म किस तरह के केसेस ज्यादा देख रहे हैं जो आ रहे हैं आजकल?
तो देखो सबसे ज्यादा केसेस है सेक्शन 96 के। ओके अब 96 का केस भी क्यों वॉलंटरी बनता है, मैंने आपके साथ केस डिस्कस किया जहां पर हमने यूडिन जनरेट करना हमसे रह गया, हम 60 डेज बैक का यूडिन जनरेट नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली हमको एजीएम दिखाना पड़ेगा, करंट डेट पे दिखाना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज है जो शायद आप लोगों ने अभी नोटिस नहीं किया है सेक्शन में, तो अगर आप सेक्शन 92 पढ़ोगे एंड 137 पढ़ोगे, एक बहुत अच्छी चीज है 92 137 में, अगर हम लेट फीस के साथ जो 403 सबसेक्शन 2 की पेनल्टीज की हम बात करते हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया, सबसे ज्यादा मेजोरिटी केसेस 96 के हैं। 96 के केसेस कैसे कैसे बनते हैं, यूडिन जनरेट नहीं हुआ या कंपनी में डिस्प्यूट चल रहे हैं, डिस्प्यूट चलने की वजह से कंपनी की एजीएम कंक्लूड नहीं हो पा रही, कंपनी के अकाउंट्स फाइनल नहीं हुए, अकाउंट फाइनल ना होने की वजह से मीटिंग एडजर्न हो गई, एडजर्न होने के बाद भी आपको 96 का डिफॉल्ट बनेगा। तो 96 के डिफॉल्ट बहुत मेजोरिटी के साथ में है आरडी के पास, एंड बहुत लीनियंट भी रहते हैं आरडी, क्योंकि कई बार होता है कि हमें एक्सटेंशन नहीं मिल पाया या एक्सटेंशन मिलने के बाद भी हमारी एजीएम एडजर्न हो गई। आई हैव द केसेस जहां पर हमने एक्सटेंशन लिया था बट एक्सटेंशन लेने के बाद भी 3 महीने में दोबारा हम मीटिंग नहीं कर पाए, वो आज तक ड्यू चल रही है मीटिंग्स। तो वो केसेस आपके कंपाउंडिंग में जाएंगे। तीसरा केस सर होता है 96 में, जब आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ है, सेक्शन 248 में आपकी स्ट्राइक ऑफ है, आप 252 में उसको रिवाइव करा के लेकर आते हैं। आपकी कंपनी पिछले 8 साल से स्ट्राइक ऑफ थी या पिछले 3 साल से स्ट्राइक ऑफ थी, आप आज उसको रिवाइव करा के लाते हैं, तो अब हम 3 साल की एजीएम तो दिखा नहीं सकते कि भाई कंपनी स्ट्राइक ऑफ थी लेकिन हम एजीएम कंटिन्यू कर रहे थे, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, करंट डेट पे उसका एजीएम दिखाते हैं, डिफॉल्ट बनता है, नो प्रॉब्लम। बट एक अच्छी चीज आप इसमें होता है क्या, अगर मैं लेट से भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1 साल का ही डिफॉल्ट लेके चलता हूँ, 2023 की एजीएम हो जानी चाहिए थी 30 सितंबर 2023 तक, राइट। जी अब 30 सितंबर 23 पे हमने एजीएम नहीं किया, भले ही हमने यूडिन जनरेट कर लिया बट उसकी फाइलिंग आज तक नहीं हुई। मान लीजिए आपने एओसी और एनवीडी7 आज तक फाइल नहीं किया हुआ है, भले ही आपने यूडिन बैकडेट से जनरेट कर लिया था। आई नेवर सजेस्ट एनीवन कि आप इसको 30 सितंबर 23 पे ही एजीएम दिखाइए। द रीजन बीइंग, आप 30 सितंबर से लेकर आज जून चल रहा है, आप 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी पे करोगे जून तक की, है ना। अब हम क्या सजेस्ट करते हैं, आप ये तो सिर्फ 1 साल का है, मान लीजिए 3 साल की एजीएम नहीं हुई, 4 साल की एजीएम नहीं हुई, एंड व्हाट बी सजेस्ट कि आप एक ही दिन में ये चारों एजीएम कीजिए। बहुत सारे केसेस हैं, 252 का केस मैंने आपको बताया, डिस्प्यूट का केस मैंने आपको बताया। तो इन केसेस में अगर एजीएम नहीं हुई है, सो वी नेवर सजेस्ट कि आप जो है 30 सितंबर 19 20 21 में आप एजीएम दिखा दीजिए। हम सजेस्ट करते हैं आप आज 5 जुलाई 2024 को एजीएम दिखाइए। अब फायदा क्या होता है सर, फायदा ये होता है 5 जुलाई 24 को मैंने एजीएम दिखाया, आप 137 पढ़ोगे तो 137 के अंदर लिखा हुआ है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम यू हैव टू अपलोड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आपकी जो इतनी लंबी चौड़ी फीस आ रही थी, लैक्स में आ रही थी, वो आपने 300-400 रुपए के फॉर्म में अपना बचा लिया। 4 साल के आप अगर जोड़ोगे तो आपकी 3-4 लाख रुपए की फीस बन जाएगी, जो आपने यहाँ पे 300-400 रुपए के फॉर्म्स में अपलोड कर दी, राइट। अब सेक्शन 92 अगर हम पढ़े, 92 के अंदर हमें वैसे भी फीस पूरी देनी थी और अब भी फीस पूरी ही देनी है 92 में। उसके पीछे रीजन है, जब आप सेक्शन 92 पढ़ोगे तो 92 के अंदर लिखा है 92 सबसेक्शन 4 विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम और अप टू द डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। यानी कि वहां पर फीस आपने चाहे एजीएम किसी भी डेट पे की हो, फीस कैलकुलेट होगी आपकी ड्यू डेट से ही। बट स्टिल आपने 137 के एक 50% जो आपकी 8-10 लाख रुपए फीस आती, वो ऑलरेडी आपने हाफ कर ली। हाफ करने के बाद आप कंपाउंडिंग में लेके जाइए, 1 से 1.5 लाख रुपए में आपकी कंपाउंडिंग हो जाएगी एंड आप देखो आप अपने कितने पैसे आप अपने क्लाइंट के बचा सकते हैं। और प्लस अगर आप 92 137 के फॉर्म्स अपलोड कर भी देंगे तो आपको रेगुलर फीस से अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा, बट यहाँ पे आप कंपाउंडिंग की फीस चार्ज कर सकते हो, प्रोफेशनल फीस चार्ज कर सकते हो इन कंपाउंडिंग मैटर्स। दिस इज एडिशनल इनकम फॉर अस, क्लाइंट के भी पैसे बच रहे हैं, आपके लिए भी इनकम बन रहा है। सो बेटर कि हम बैक डेटेड एजीएम दिखाएं,
हम करंट डेट से एजीएम दिखाएंगे एंड देन वी अप्लाई फॉर द कंपाउंड। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर, यस मेरा एक क्वेश्चन था सर। अगर जी। हमने अपनी एक कंपनी में एक बंदे ने क्या किया, एक अपने जिसको हम सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस करते थे उससे हमारा एडवांस आया, कंपनी ने वो खर्च कर दिए पैसे, कंपनी पे फंड नहीं है अभी फिलहाल। उसने डायरेक्टर ने अपने पर्सनल अकाउंट से उस बंदे को पेमेंट कर दिया, मतलब रिटर्न कर दिया ठीक है। अपने पर्सनल अकाउंट से। तो उस कंपनी को DPT3 डायरेक्टर के लिए लोन दिखा के, लोन एडवांस दिखा के डायरेक्टर से फाइल करना चाहिए? ओके, रेलिवेंट तो नहीं है बट मैं आपको आंसर कर देता हूँ। डीपीटी के अगर DPT3 देखिए बिल्कुल फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज एनीथिंग विच यू हैव रिसीव्ड इवन इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग इट एज डिपॉजिट, मतलब डायरेक्टर लोन है तो आप उसे डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करते हैं डिपॉजिट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, बट DPT3 आपका जाएगा। DPT3 दोनों ही केस पे जाना है, आपने डिपॉजिट लिया तो भी जाएगा, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट ले भी नहीं सकते, आप उसमें डिपॉजिट सिलेक्ट करोगे भी नहीं, क्योंकि वो एक बड़ा डिफॉल्ट है। एंड बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं, जैसे डायरेक्टर का लोन है, या आज के डेट में वो डायरेक्टर नहीं है, जिस टाइम लोन दिया था उस टाइम पे वो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन है, बैंक से लोन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के केस में लोन है, तो ये सारे लोन्स नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किए गए हैं, बट स्टिल DPT3 आपको फाइल करना पड़ेगा इस केस में। ये शिवम शिवम सर। ग्रोवर। हाँ सर। यस। सर अभी आपने एक एग्जांपल दिया ना अभी कि मान के चलो 2-3 साल से एजीएम नहीं हुई है, और रेदर देन हम 30 सितंबर 30 नवंबर जो भी थी उन सब में बैक डेटेड फाइलिंग करें, यूडिन का जो इशू है वो तो है, और करंट डेट कर दें, तो सर एओसी 4 में आप एजीएम की डेट डालोगे जुलाई की, राइट सर? यस, 5 जुलाई 2024। 5 जुलाई की डालेंगे, और एमजीटी 7 में सर? यही एजीएम डेट 5 जुलाई 24 ही रहेगी, ड्यू तो डेट सर उस 5, पर्टिकुलर ईयर की रहेगी। हाँ ठीक है। तो सर जब हम फॉर्म अपलोड करेंगे एरर नहीं आएगा प्री स्क्रूटनी में कि एओसी 4 में डेट आपने 5 जुलाई डाली है? नहीं, मतलब दोनों आई में मीन टू से एरर क्यों आएगा? आपने कहा ना, नहीं नहीं, आई मीन टू से ना आपने कहा ना कि पेनल्टी जो है 92 के अकॉर्डिंग हमें ड्यू डेट से देनी है, जो भी उतनी बनती हम्म है। तो सर वो हम्म कैच कैसे करेंगे? हमने तो 5 जुलाई डालेंगे तो नॉर्मल 300 रुपये का आप चालान नहीं आप निकल आप पाएगा? जब देखो, आप जब भी AOC4 फाइल करते हो, जब भी NDT7 फाइल करते हो, तो हाँ AOC4 NDT7 के अंदर आपसे दो डेट पूछता है, एक तो डेट ऑफ एजीएम और ड्यू हाँ जी। डेट ऑफ एजीएम, दोनों डेट आपसे लेता है, वो जी आपको सर। करेक्ट भरनी है। आपकी ड्यू डेट 30 सितंबर 22 थी, 30 सितंबर 21 थी, वो आपको वैसे ही भरनी है। आपने ठीक है। एजीएम आज 5 जुलाई 24 में की, 5 जुलाई 24 भरोगे। जैसे ही आप अपलोड करोगे AOC4 में नॉर्मल फीस आएगी, MDT7 में ड्यू डेट से वो ऑटोमेटिक फीस कैलकुलेट कर देगा। ठीक है सर, लेकिन अब बात हम्म सुनिए, जैसे हमने 5 जुलाई की एजीएम दिखा दी, बट एक तरीके से सर हम्म। वो 96 का भी नॉन कंप्लाइंस है, तो हाँ, फॉर्म तो फाइल उसी के तो करने के बाद वी कंपाउंडिंग। विल गो फॉर कंपाउंडिंग। यस यस। ओके ओके सर, और उसमें जो यूडिन की प्रॉब्लम आएगी सर 5 जुलाई वाली, वो भी नहीं, कंपाउंडिंग के यूडेन अंदर ही क्यों वहीं आएगी? पे कवर यूडेन हो जाएगी? यूडेन की तो आएगी नहीं ना। यूडेन तो आप करंट, जब आप करंट डेट से अकाउंट्स अपलोड अपलोड कर रहे हो, तो यूडेन भी आज की डेट का हाँ, हो सकता है ना। आज की डेट का होगा, मतलब सर जैसे यूडिन भी बिल्कुल। हमें कहीं ना कहीं 30 सितंबर से पहले का ही करना था उस रिस्पेक्टिव ईयर से, मतलब वो कंपाउंडिंग में वो जो इशू है वो भी कवर हो जाएगा एमएनटी से। यस, यूडेन का तो ठीक है कोई ठीक इशू है। ही नहीं है, आप जिस डेट पे ऑडिट कर रहे हो उस डेट पे यूडेन जनरेट करना है ना। आपके 20 के अकाउंट अगर आज ऑडिट किए, हमने आज ही एक यूडेन जनरेट किया है, हम्म। उससे तो क्या फर्क सर पड़ता है? इस मेथड से जो हम लोग 100 रुपए एओसी 4 की जो पेनल्टी आती है हमारी, अगर हम बैकडेटेड हम्म करें जो आपने कहा था, और हम हम्म ओके में हम्म जाएं, तो कहीं ना कहीं रिजल्टिंग हम्म, जो है वो पैसे फीस कम हो सकती है इस रूट से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। ग्रोवर जी, शिवम रस्तोगी जी ऐसा कह नहीं रहे, वो बता रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं आपसे रस्तोगी जी तो मैं कह रहे आपसे हैं एक्चुअल चीज हाँ कंप्लाइंसेस करो, ठीक। टाइमली करो, वो ज्यादा बेटर हाँ, है। नहीं सर वो हाँ तो बट मैं टाइमली करना ही है, बट कभी कभी डेटा नहीं जी आता। हम मतलब होता है सर, काफी हाँ, लोग डेटा सो के नहीं आते आता। हैं। मैं देखो, हाँ डेटा नहीं आता ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब अगर डेटा नहीं आ रहा है, तो आप
बिल्कुल एक्चुअल चीज करो। आप जैसे ऐसे करो, आप ऐसे सोचो ना, आपके पास आपने बैलेंस शीट नहीं बनाया बैक डेट से, आज आप बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करोगे, देन आप एजीएम करोगे, तो एजीएम आप आगे की डेट पे तो करोगे ना। आई एम सेइंग कि आप एक्चुअल प्रैक्टिस फॉलो करो। जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस फॉलो करोगे, आपको आपका डिफॉल्ट नहीं होगा। अभी मैं आपको कल का राइट सर। एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं आपको कल का ओके एग्जाम्पल देता हूँ क्या हुआ। मैं जी कंपनी का ऑडिट कर रहा था, इट्स एमएनसी कंपनी, सेकेंड ऑडिट चल रहा है। अब क्या हुआ, उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज किया। एमएनसी कंपनीज में क्या था, पहले ऑप्शन था कि आप 1 जनवरी टू 31 दिसंबर जो अपने आपके बाहर के अकाउंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फाइनेंशियल ईयर को रख सकते हैं। अब उन्होंने लास्ट ईयर क्या करा, अब जैसे 31 दिसंबर उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था 22 में, तो 6 मंथ्स के अंदर एजीएम करना है। तो उन्होंने 30 जून 22 तक अपना, या मई में उन्होंने शायद अपना एजीएम कर दिया था। 24 मई को उन्होंने अपना एजीएम कर दिया था, 22 में, सॉरी, देन 3 में, सॉरी। अब उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज किया। फाइनेंशियल ईयर चेंज किया तो हो गया 1 जनवरी, पहला फाइनेंशियल ईयर है, तो 1 जनवरी 23 टू मार्च 24 आपका फाइनेंशियल ईयर बन रहा था उनका। हमें शायद एक ईयर हम आगे आएगा, एक ईयर पीछे गए। तो 2022, 24 मई 2022 में उन्होंने अपनी एजीएम करी थी। एंड 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 23 उनका दूसरा फाइनेंशियल ईयर बना, क्योंकि 31 मार्च 23 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया था। अब 31 मार्च 23 को उन्होंने जब अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया तो उन्होंने 6 मंथ्स काउंट की यहाँ से। अब उन्होंने एजीएम करी अपनी 30 सितंबर को। यहाँ से उन्हें ध्यान रहा कि हमें 6 मंथ्स के अंदर कंक्लूड करनी है 31 मार्च से, बट वो ये भूल गए कि लास्ट ईयर एजीएम करी थी हमने 24 मई 2022 को, और इस साल हमारी एजीएम जून जुलाई अगस्त, यानी कि 15 मंथ्स का जो गैप है, दो एजीएम के बीच में 15 मंथ से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, वहां वो मिस कर गए। अब उन्होंने क्या करा, बैक डेटेड डॉक्यूमेंट बनाए। बैक डेटेड डॉक्यूमेंट बनाए, देखो जब आप बैक डेटेड काम करते हो तो आप 100% डिफॉल्ट करते हो। अब उन्होंने क्या दिखाया, 28 अगस्त की उन्होंने अपनी एक बोर्ड मीटिंग दिखाई, और वो भी दिखाई इटली में। इटली का टाइम हमसे 3.5 आवर्स आगे है, मीन्स बाद में है। दैट मीन अगर हमारे यहाँ पे जिस समय 9:30 होगा वहां पर 6 हो रहा हो। तो उन्होंने इटली में 6 PM पे अपनी एजीएम कंक्लूड दिखाई। दैट मीन इंडिया में उस समय 9:30 PM हो रहा था। अब उन्होंने ये दिखाया 9:30 PM के बाद हमने एजीएम का नोटिस भेज दिया, हमने बैलेंस शीट साइन कर ली उस 28 अगस्त को, और 29 अगस्त को उन्होंने सुबह सुबह एजीएम भी कर ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि हमने जब बैक डेटेड चलते हैं तो हम कुछ ना कुछ डिफॉल्ट कर जाते हैं। एजीएम का नोटिस आपने मेल पे कब सर्व किया, उसका प्रूफ नहीं है। आप इटली के शेयर होल्डर, सारे फॉरेनर शेयर होल्डर्स, आपने उन शेयर होल्डर्स को नोटिस कैसे सर्व किया, उसका क्या प्रूफ है, कुछ नहीं है ना। तो जब बैक डेटेड काम करते हैं तो उल्टा फंसते हैं। तो बेटर कि हम करंट डेट से काम करें, एंड जो कुछ भी होता है कंपाउंडिंग में लेके जाइए केस को। ये शिवम कुछ कह रहे हो? नहीं सर, क्लियर है सर। थैंक यू। ओके, सो कुछ जजमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिस चीज पे क्लैरिटी आपको सेक्शन में नहीं मिला वो जजमेंट्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट। तो एनक्लेट तक ये केस गया था। एनक्लेट ने बोला कि जब भी आप कंपाउंडिंग करेंगे तो इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये जो भी कंपाउंडिंग ऑफिसर होगा इन फैक्टर्स को देख के आपका ऑफेंस कंपाउंड करेगा। द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, whether the act is intentional or unintentional, the period of default, this is important कि आपका period of default कितना था, and the report of the ROC, the maximum punishment prescribed, whether default has made a good, the financial condition of the company and the defaulters, whether such an offense was committed previously, whether the offense is continuous or one time, whether petition for compounding is suo motu before or after notice from the ROC or after imposition of punishment or during the pendency of proceeding। ये बहुत रेलिवेंट फैक्टर है।
अगर कोई आप ऑफेंस करते हो तो बेटर है कि आप वॉलंटरी सुमोटो एप्लीकेशन को मूव करो। अगर वहां से नोटिस आया तो आप ये मान के चलो जो मैक्सिमम पेनल्टी रखी हुई है वो आपके ऊपर लगनी लगनी है, क्योंकि ये एक फैक्टर है कि अगर आप सुमोटो चाहते हो तो एटलीस्ट उनको ये लगता है कि यार इनका इंटेंशन ठीक नहीं, इनका इंटेंशन ठीक था, अनइंटेंशनली इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन में। whether the act of the defaulter is prejudicial to the members, the public in general or not, क्या हमें पब्लिक एट लार्ज को अगर कोई लॉस हुआ है या नहीं हुआ, द शेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी। इन फैक्टर्स के बेस पे वो आपका जो क्वांटम है फीस का वो डिफाइन करते हैं एंड वो उसी अकॉर्डिंगली आप पे चार्ज करते हैं। नाउ नेक्स्ट केस, यहाँ पर एनक्लेट के सामने दो क्वेश्चन थे कि क्या हम सिमिलर ऑफेंस के केस में ज्वाइंट एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और डिफरेंट ईयर्स की अगर मान लो जितने भी ऑफिसर्स हैं क्या हम वो ज्वाइंट एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की हम कॉमन एप्लीकेशन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। तो ये अभी हमने आपसे डिस्कस भी किया कि कोई ज्वाइंट एप्लीकेशन सिंगल सेक्शन में ज्वाइंट एप्लीकेशन लगाने पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। सारे ऑफिसर्स एंड अ कंपनी एक ज्वाइंट एप्लीकेशन लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के लिए भी। अगर डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन में, अगर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में है तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन उन सेक्शंस की लगेगी, एक सेक्शन की एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एनक्लेट के सामने क्वेश्चन था वेदर एनसीएलटी सेक्शन 441 कंपाउंड ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल बाय बोथ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। तो सेक्शन में क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है अगर इम्प्रिजमेंट एंड फाइन दोनों हैं तो हम कंपाउंडिंग में उसको नहीं ले जा सकते। वेरी मच क्लियर। तो एनक्लेट का भी ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन सेम आया कि आप इसको कंपाउंड नहीं करा सकते इम्प्रिजमेंट एंड फाइन बोथ वाले सेक्शंस को। नेक्स्ट, शेखर रिजॉर्ट्स लिमिटेड, यहाँ पर company along with its officer filed application section 441 of the Companies Act 2013 for compounding of the similar offence within 3 years committed by them, which is punishable with imprisonment or fine on the ground that corrective measures have already been taken। ये सेम केस है कि हमने एक डिफॉल्ट किया था, उसका कंपाउंडिंग कराया, उसके 3 साल के अंदर हमने दोबारा से सेम डिफॉल्ट की, सेम सेक्शन में डिफॉल्ट की, हमने फिर से एप्लीकेशन मूव कर दी। Now NCLAT has clarified that an offence which is punishable either with fine or imprisonment as a first offence, यानी कि first offence होगा तभी हम उसे fine और imprisonment मानेंगे। अगर ये second offence है, within 3 years second offence है, then it will become punishable with fine and imprisonment। हम उस और वर्ड को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि 3 साल के अंदर अगर आपने रिपीट किया है then this offense will be treated as fine and imprisonment, अगर रिपीट करते हैं हम 3 साल के अंदर। अब एक चीज आती है कि एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, अगर हम सेक्शन पढ़ेंगे तो 441 सेक्शन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप एनसीएलटी में जाने के लिए आपकी लिमिट 25 लाख से ऊपर होनी चाहिए। आरडी पे अपर कैप लगा दी है कि आप 25 लाख तक के ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हो, लेकिन एनसीएलटी पे ऐसी कोई लिमिट नहीं कि 25 लाख से ऊपर ही आप कंपाउंड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सेक्शन के अकॉर्डिंगली हम कहीं पे भी जा सकते हैं, 25 लाख से नीचे का अगर अमाउंट है हम कहीं भी जा सकते हैं, एनसीएलटी भी जा सकते हैं और हम आरडी भी जा सकते हैं। तो उस पर क्लैरिटी की नीड थी, तो इस केस लॉ से मैग्नम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर एनसीएलटी ने क्लैरिफाई किया कि अगर आपकी लिमिट उस समय 5 लाख थी जिस समय ये ऑर्डर आया, 5 लाख से नीचे है, अब 25 लाख रुपए हम इसे ट्रीट करेंगे। 25 लाख से नीचे अगर आपकी पेनल्टी है देन उसकी जो कंपाउंडिंग की जो पावर है वो आरडी के पास है। तो इस केस लॉ की वजह से अगर आपका क्वांटम ऑफ फाइन 25 लाख से नीचे है तो आप डायरेक्ट एनसीएलटी नहीं जा सकते हैं, आपको पहले आरडी जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज केकेडीआईएल निधि लिमिटेड, सेक्शन 92 सबसेक्शन 4 हमने अभी रीड किया, जहां पर फाइन वर्ड लिखा हुआ है, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि फाइन लिखा होगा तो कंपाउंडिंग, पेनल्टी लिखा होगा तो एडजुडिकेशन।
तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी एज एडजुडिकेशन। ये आप जो है एडजुडिकेशन में हमें कर दीजिए, क्योंकि फाइन वर्ड लिखा है तो एडजुडिकेशन हो नहीं सकता, इसलिए वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने बोला कि आपको इसको कंपाउंडिंग कराना पड़ेगा। तो इस केस में उनको वापस कंपाउंडिंग के लिए फाइल करना पड़ा एप्लीकेशन, एंड उनको कंपाउंडिंग कराना पड़ा। दिस इज सेक्शन 10A, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये सेक्शन 454 के केस है। सेक्शन 12 का डिफॉल्ट अगर किया है एंड सेक्शन 454 में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आपने जहाँ पे वर्ड पेनल्टी लिखा है उससे रिलेटेड का ये केस है कि उन्होंने एक्शन लिया सेक्शन 12 में, आरडी ने, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया कि जो कंपनी थी उसने सिन नंबर अफिक्स नहीं किया था बोर्ड रिपोर्ट पे, और नोटिस ऑफ एजीएम पे सिन नंबर नहीं डाला हुआ था। तो सिन नंबर नहीं डालने के ऊपर उसके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू किया गया, एंड शो कॉज नोटिस इशू करके उसको पेनल्टी इम्पोज की गई। अब देखो, मतलब सिर्फ सिन नंबर मेंशन नहीं है, उसके बाद भी उस पर पेनल्टी लगाया गया। ठीक है, सो that's all from my side. If still any question is pending, you can ask me. वेरी वेल सर, आपने काफी एक्सप्लेन किया है। मेरे को नहीं लगता किसी का कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू था तो पार्टिसिपेंट ज्यादा आ नहीं पाए। जी। बट जो आए वो मतलब ऐसे थे कि जिन्हें चाहिए था, मतलब कुछ नॉलेज चाहिए थी। राजेश खंडेलवाल जी जो थे हमारे हैं स्पीकर, वो जीएसटी के स्पीकर हैं, वो अटेंड करने के लिए आए। अभी वो और भी बिल्कुल। अपने हैं, तो कंक्लूड करें सर। किसी तरह का कोई और क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, कंपनीज एक्ट या और कुछ, आप अगर प्रोफेशनल किसी सर एक क्वेश्चन है, हम्म अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे देती है, सपोज वो 5 लाख रुपए की डोनेशन दे दी और उन्होंने उसका बोर्ड में अप्रूवल नहीं लिया, तो वो क्या कंपाउंडिंग में हम्म जाएगी या किस सेक्शन में जाएगी वो? नहीं, डोनेशन दिया हमने, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, हम्म लेकिन उन्होंने किसको दिया अप्रूवल हमने? नहीं लिया किस? पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, किसी। पॉलिटिकल पार्टी को दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज रेक्टिफाइबल। आप उसे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, आप उसे जब भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करते हो आप उसमें रेक्टिफाई कर लीजिए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये ऑफेंस कौन सा होगा मतलब? नहीं, अगर रेक्टिफाई आप कर लेते हो तो रेक्टिफाई करने के लिए हम्म, आपको उसके बाद कोई ऑफेंस ही नहीं करना। ठीक सर। धीरज गर्ग जी, और कोई क्वेश्चन आपका? अजय रावत जी, तरुण मंगला जी, लगता है सर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो श्योर। आप शेयर करना चाहें म्यूनसिपैलिटी का? एक्सक्यूज मी एनसीएलटी सर। में देखिए। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो जैसे हम्म कंप्लायंस की बात करते हैं ना, तो ये हम्म वाला कंप्लायंस अभी क्या है, जो आपसे पहले भी डिस्कस किया था मैंने, शेयरमैन वाला केस था ना, उसमें मैंने हम्म क्या किया, 3 साल की एजीएम कंडक्ट करवा के वही AOC 4 पर पैसे बचा लिया। NGT 7 की पेनल्टी भी वो हो नहीं सकती थी इन एनी केस, क्योंकि फॉर द हम्म पीरियड ऑफ स्टार्ट हो रही है। उसमें राइट। मैंने तीनों फॉर्म फाइल कर दिए, है ना। अब लेकिन हम्म प्रॉब्लम क्या, मास्टर डेटा में जो स्टेटस अपडेट होता है, वो जो फर्स्ट एजीएम है सिर्फ उसका डेटा शो कर रहा है, उसके बाद दिखा नहीं रहा है वो। मतलब हम डेट ऑफ एजीएम की मतलब। बात करें तो करंट, फॉर एग्जांपल हम मेरे केस में ऐसे मान लेता हूँ हम्म कि हम्म 20 जून की मैंने एजीएम दिखा दी, 24 जून। हम्म ठीक है, तो डेट ऑफ एजीएम तो वो आ रही है। अब मैंने क्या किया है कि 19, 20
20-21 और 21-22 तीनों सालों के फाइनेंशियल ईयर मैंने फाइल कर दिए हैं। तो वहां पर मास्टर ठीक डेटा है। में एक लिखा हुआ आता है कि जो डेट ऑफ बैलेंस शीट जो फाइल किया है तो वो 2020 वाली ही दिखा रही है, बाकी 2 साल के जो डेटा है वो अपडेट ही नहीं हुआ है वहां अभी पे। आपके फॉर्म्स अप्रूव नहीं हुए होंगे, फॉर्म्स पेंडिंग फॉर सर अप्रूवल होगा। वो हो गए हैं, मेरे पास मेल आ गई है। ओके, अगर मेल आ गया थोड़ा वेट कर लो, वो हो जाएंगे अपडेट। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट वहां पे कब तक है। आप अगर एनुअल फाइलिंग स्टेटस चेक करोगे तो आपका अपलोडेड है। नहीं, मेरा कंसर्न सिर्फ आप इसमें एनुअल इतना ही फाइलिंग है, देखो मेरे आप पास एनुअल ना फाइलिंग नहीं नहीं, मास्टर डेटा में अगर कुछ दिख रहा है, उससे हमारे ऊपर कोई नॉन कंप्लाइंस थोड़ी बनता है। एग्जैक्टली आपके वी आर उसी फोर हैविंग द प्रूफ अपलोड हैं, टू आपके उसी फोर अप्रूव्ड हैं। यस, तो आपके ऊपर किस चीज का वो बनेगा? आपको 96 का कंपाउंडिंग कराना है, वो आप करा लो। कंपाउंडिंग दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट के वो करवाना चाहता है नहीं करवाना, हम तो उसे गाइड कर नहीं लेते कराना हैं, चाहता तो कल को है ना। नोटिस आएगा, नोटिस के बाद करेंगे। यस। उसके बाद कराना पड़ेगा, है ना। तो यस। इसमें कोई इशू तो नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है एज पर एआई तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऑटोमेटिक एसटीपी फॉर्म है, ये स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग हो जाती है। तो इस केस में अगर स्टेटस को अपडेट कराना है फॉर द सेक ऑफ क्लाइंट के भी, हम्म क्लाइंट बोलता है कि दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, हम्म तो उसमें हम हम्म क्या एक्शन ले सकते हैं इसके लिए? नहीं, मास्टर डेटा करेक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे मेल डाल दो, उससे हो जाएगा। अदरवाइज आरजी आपके को? पास क्लाइंट को दिखाने के लिए आपके पास चालान है, आपके पास एनुअल फाइलिंग स्टेटस का एमसीए पे ऑप्शन है, वहां से दिखा सकते हो आप। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन था बस, है ना। हम्म, थैंक यू सर। ओके। सर एक और एक था। जी। अगर कंपनी का किसी का नॉन कंप्लाइंस है, अगर 3-4 साल का, 23 तक का समझिए, तो क्या हम्म हम 24 का रिटर्न सबमिट कर सकते हैं 23 का ना करते हुए? कर सकते हैं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट का आप करा सकते हो, लेकिन ये है कि कभी भी नोटिस आ सकता है, तो उसके बाद आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा उसका। कंपाउंडिंग उसके बाद कर सकते हैं? जी। ओके। शिवम भाई, संजय चांडक जी हमारे साथ फरीदाबाद से। ये काफी जी। सीनियर सीए हैं और हमेशा ओके। सपोर्टिव भी रहते हैं। तो चांडक जी, आपका कोई क्वेश्चन आरओसी पे या शिवम रस्तोगी जी से हमारे? हेलो। संजय चांडक जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। 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 यस सर, आवाज आ रही है आपकी। जी। अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी, आई वाज लेट बिकॉज आई लेट ज्वाइन, सो आई कुड नो नॉट बी प्रॉब्लम एबल सर। टू। हाँ हाँ, हाँ। अभी मेरा क्वेश्चन नहीं है प्लीज क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहा था ओके। ना। प्लीज यू गो अहेड, गो अहेड। कोई नहीं सर, वैसे जनरल कोई क्वेश्चन हो आपका रिलेटेड टू आरओसी? ऐसा है कि क्वेश्चंस तो खैर बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो स्पीकर ने कहा है वो तो उससे रिलेटेड हो तो ज्यादा बेटर रहते। अदरवाइज तो ठीक। आरओपी की कंप्लायंस तो इतनी ज्यादा कंप्लायंस हो गई है, और उसके जो पैनल पैनल प्रोविजंस है वो इतने ज्यादा है, और इसको तो जितना पढ़ो उतना और डर लगता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो प्रोविजंस आजकल आते हैं, अगर किसी की पेनल्टी 5 लाख से शुरू होती है और फिर जाके खत्म होती है, तो 185 186 के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। चार्ज के बारे में है, बड़ा कंफ्यूजन है कि किस पे चार्ज होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। MGT 14 का डिफॉल्ट अगर किसी का होता है तो पता चलता है कि उसकी पेनल्टी बहुत है, और उसमें कोई ये भी नहीं है कि शायद पहले बाकी सब फॉर्म में तो एडिशनल फी दे के कर लो, उसमें तो वो भी नहीं होती। और इतने जी। सारे कंप्लाइंसेस और इतने सारे हैं, मेरा तो स्टाफ मेरे से पूछता रहता है, मैं तो कहता हूँ भैया तुम किसी कंपनी सेक्रेटरी से करवाओ, किसी से करवाओ, लेकिन मतलब मुझे बख्शो, क्योंकि ये आजकल
एक लाइन में ही अटके रहो ना तो ठीक है, बिकॉज जी वो काम नहीं रहा कि भी यू कैन सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट एक्ट्स, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट करेक्ट सर। हमें तो अच्छा है कि स्पीकर साहब बड़ा स्पेयर टाइम करते हैं और मेंबर्स के लिए और बाकी सबके लिए इतना सब कुछ अपना टाइम डिवोट करते हैं, तो आई थिंक दैट वी शुड अप्रिशिएट टू देम कि भाई इनकी वजह से ही शायद बाकी सब लोग जानकारी ले पाते होंगे, अदरवाइज द पीपल डोंट हैव द टाइम टू रीड इट। हमारे टाइम पे तो बहुत लोग पढ़ते थे, अब तो यूट्यूब और व्हाट्सएप पे ही सारे काम हो जाते हैं, जितना पता चलता है उतना ही ठीक है, बाकी कौन किताबें पढ़ता है? मेरे को तो आजकल किताबें खरीदता कोई नहीं दिखाई देता मुझे तो। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू चैनल जी। रस्तोगी जी कंक्लूड करें फिर विद जी योर श्योर परमिशन। सर, श्योर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। जी धीरज जी कंक्लूड करते हैं सर। भाई आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, तो वोट ऑफ थैंक्स निखिल भाई आज का आपके Yes, लिए। thank you, sir. तो रस्तोगी जी का As हमारे we conclude today's as we conclude today's webinar, a special thank you to CS Shivam Rastogi ji, sir, for sharing your expert insight on the provision of compounding and adjudication under Companies Act 2013, and to our wonderful audience, thank you for taking the time to be with us today. We look forward to seeing you in our future webinars also. Until then, stay updated with us. Thank you, CS Shivam Rastogi, sir. Thank you, Manish Bhaiya, sir, and have a great day. Thank you everyone. Thank you so much Manish ji and Dheeraj ji, थैंक यू everyone. सर, थैंक यू खंडेलवाल जी, थैंक यू चाणक जी, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.